तो एपिसोड की शुरुआत में एक बंद कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा होता है और एक लड़की उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है उठो, क्या तुम ठीक हो। वो लड़का काफी ज्यादा जख्मी होता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर उस लड़के के अलावा 3 लड़कियाँ और एक बुढ़ा अंकल होता है। वो लड़की कहती है क्या ये जिंदा है। इसको बार बार हिलाकर चेक कर रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रहा। दूसरी लड़की उसे कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं शायद ये पहले मर चुका हो। लड़की फिर से उसे जगाने की कोशिश करती है और उसे कहती है प्लीज जल्दी से उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। यही लड़का हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। इसका नाम लूली है। लूली वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है तो उसी वक्त उसके माइंड के अंदर उसे अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पहले तो किसी और लैंग्वेज में होती हैं, आगे जाके इंग्लिश में चेंज होंगी। फिलहाल के लिए मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर उसे क्या कहा जा रहा है। तो लड़का खांसता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जबकि वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वो लड़की होती है। वो उसे कहती है शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। मैं इस बात से बहुत सा खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। इस सीरीज के नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि इसके ग्राफिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। बिल्कुल रियल मूवीज की तरह के इसके ग्राफिक्स बनाए गए हैं। जैसे कि लड़की की चेस्ट के ऊपर देखे किस तरह शाइन आ रहा है। वो लड़की लूली को उठाती है और कहती है शुक्र है तुम उठ गए हो, अगर तुम मर जाते तो ये लोग तुम्हें उठाकर कुत्तों के आगे फेंक देते और वो कुत्ते तुम्हें खा जाते। यहीं पर लूली के दिमाग में फिर से वही आवाज आती है। वो इस बार कुछ नंबर्स बता रही होती है। तो लूली जल्दी से अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो लड़की उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। वक्त लूली की नजर उसके पाँव की तरफ पड़ती है। वो उसकी टांगों की तरफ देखता है तो उस बेचारी का एक पाँव नहीं होता। यहाँ पर जिन बैंडेट्स ने उन्हें किडनैप किया हुआ है उन बैंडेट्स ने उसका एक पाँव काट दिया है। कि वो वहाँ पर बाकी के लोगों की तरफ भी देखना स्टार्ट करता है तो एक दूसरी लड़की जो वहाँ पर बैठी होती है वो भी काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। कि तीसरी वाली लड़की को देखकर लूली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की की उम्र कोई 15-16 साल होगी। वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसका बड़ा सा पेट दिखा रहा है कि वो कम से कम 8वें महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो लूली वहीं पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। बाकी की सभी लड़कियां वहाँ पर बैठी रो रही होती हैं और एक दूसरे को दिलासे दे रही होती हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग एक दिन जहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। वो छोटी लड़की जो कि प्रेग्नेंट है वो सदमे की वजह से पागल हो चुकी है। फिर लड़की उसके पास जाती है और उसे कहती है हिम्मत रखो, हम लोग सभी लोग यहाँ से निकलेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस छोटी लड़की का नाम जाओ टाओ है। तो हमारे हीरो को यहाँ पर फिर से अपने माइंड के अंदर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार साथ में उसे कुछ पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं जो कि शायद एक गॉडेस की होती हैं। वो गॉडेस उसके दिमाग में कुछ उसे कह रही होती है। लूली वहीं पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सर पे हाथ रखते हुए वहीं पर नीचे गिर जाता है। वही वाली लड़की फिर से उसके पास आती है और उसे कहती है तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तो यहीं पर उसके अंकल को भी दिखाते हैं। तो ये बूढ़ा आदमी जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है ये इसका अंकल है और इसका नाम अंकल ली है। ली को भी होश आ जाती है। वो उठता है और कहता है जाओ लू तुम कहाँ पर हो। जल्दी से भागते हुए जाओ लू की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जाओ लू तुम्हें क्या हुआ। जाओ का मतलब होता है छोटा, इसी वजह से ये इसे जाओ लू कह रहे हैं, असल में इसका नाम लूली ही है। तो वो लड़की उस बूढ़े आदमी से कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम इसका नाम भी जानते हो, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। कल लियो से कहते हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों बाहर कचरे में से चीजें चुन रहे थे, उसी वक्त बैंडेट्स वहाँ पर आ गए और उसके बाद का हमें कुछ भी याद नहीं है, हमारी आंखें यहाँ पर खुल रही हैं। उसे कहता है क्या तुम सभी लोगों को भी बैंडेट्स ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। वो लड़की उसे कहती है हाँ हम सभी को बैंडेट्स ने ही पकड़कर यहाँ पर रखा है। अंकल ली जाओ टाओ की तरफ देखते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं इस लड़की की ये हालत किसने कर दी, ये तो माइनर है, ये तो 14-15 साल की होगी। तो लड़की उनसे कहती है वो बैंडेट्स बहुत ज्यादा बेरहम है, उन्होंने सबसे पहले इसी को निशाना बनाया था, इसका रेप किया जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई। कल ली कहती है ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं, एक छोटी बच्ची को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, अभी तो दुनिया को तबाह हुए ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा और ये इंसानों ने अपनी इंसानियत को ही तबाह कर लिया है। तो अंकल ली उनसे कहते हैं लड़कियों मुझे ये बताओ कि तुम लोग कितने अरसे से यहाँ पर हो, इस रूम में बैंडेट्स ने तुम्हें कब से बंद करके रखा हुआ है। वो लड़की अंकल ली से कहती है मुझे लगता है कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है, मैं पिछले 1 साल से यहीं पर हूँ। इस साल यहाँ पर बहुत सारे नए लोगों को लाया जाता है लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, अब तो हम सिर्फ 3 लड़कियां यहाँ पर बची हैं। कल ली उनसे कहते हैं तो क्या तुम लोगों ने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। आगे से रोना शुरू कर देती है। कल ली समझ जाती है कि ये लड़कियां यहाँ से भाग नहीं सकती क्योंकि वो बैंडेट्स इनको यहाँ से भागने नहीं देंगे और ये बहुत ज्यादा कमजोर है। अंकल ली उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर मुझे यहाँ से कोशिश करना होगी। लड़की उनसे कहती है प्लीज ऐसा मत करें, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, यहाँ से जितने भी लोग भागने की कोशिश करते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं, कोई भी कभी भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर चलो कम से कम हम लोग जिंदा तो हैं, हमें यहाँ पर खाना भी मिलता है। अंकल ली उठकर सामने की तरफ चले जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे तुम लोगों की स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ लेकिन मुझे जिंदा रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं मरना, मेरी बीवी और मेरे बच्चे बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उन सभी के पास जाना होगा। तो वो दरवाजे के पास चले जाते हैं। तो उस रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा होता है। जाकर दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं। जैसे ही वो उसको खींचते हैं दरवाजा खुला हुआ होता है। अंकल ली बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये दरवाजा तो लॉक नहीं है, दरवाजा तो खुला हुआ है, ये तो मेरी किस्मत है। तो दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर की तरफ देखते हैं
सीधा उन लड़कियों से कहते हैं जहाँ पर बाहर कोई भी नहीं है, कोई भी गार्ड नहीं कर रहा, तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। उन लड़कियों से कहते हैं चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन वो सभी लड़कियाँ वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठी होती है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगी। में से कोई भी लड़की अंकल ली की बात नहीं सुन रही होती, वो अपने ध्यान अपने कामों में लगी होती है। अंकल ली अपने जाओलू की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं लूली तुम तो मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हमारा हीरो इस वक्त अपने होशोहवास में नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में काफी कुछ चल रहा है। इसी वजह से वो अंकल ली को पहचान भी नहीं रहा होता। लेकिन उसी वक्त उसके माइंड में एक नया मैसेज आता है। उसे कहा जाता है अगर तुम यहाँ से भागोगे तो बुरी किस्मत तुम्हारा पीछा करेगी, तुम मारे जा सकते हो। के साथ ही जाओली फिर से वहीं पर खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, वो वहीं पर गिर जाता है। कली जब उसकी ये वाली हालत देखते हैं वो समझ जाते हैं कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो आगे से लूली को कुछ भी नहीं कहते और उसकी तरफ देखने के बाद वो दरवाजे से बाहर की तरफ निकलते हैं और दरवाजे में खड़े होकर उनसे कहते हैं सॉरी प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से पहले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ एक बार मैं यहाँ से बाहर चला गया तो मैं कुछ और लोगों को यहाँ पर लेकर आऊंगा और इन बैंडेट से तुम सभी को आजाद करवा दूंगा। कि हमारा लूली दूर से इशारा करते हुए अंकल ली से कह रहा होता है प्लीज मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन अंकल ली उसकी बात नहीं सुनते, वो दरवाजा बंद करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लूली के पास जो लड़की होती है उसे कहती है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जहाँ पर ठीक है, अगर हम लोग जिंदा है तो यही सबसे बेहतर है, हमारे लिए जिंदा रहना सबसे ज्यादा बेहतर है, बाहर जाकर बैंडेट्स के हाथों से मरने से तो अच्छा ही है। लूली के माइंड में फिर से उसे कहा जाता है अगर तुम यहाँ से भागते तो तुम मारे जाते, जहाँ पर रहोगे तो तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी। इसी के साथ ही हमारा जाओची फिर से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद जब जाओची की आंख खुलती है तो उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आ रही होती है। 3 बैंडेट्स इन्हीं के रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तो बैंडेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बुढ़ा घुसड़ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उस बुढ़े घुसड़ को क्या लगा कि हमने दरवाजा खुला छोड़ा है तो वो यहाँ से भाग सकता है। वो तीनों आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं और साथ ही उन्होंने अंकल ली को मार भी दिया होता है। तो सभी बैंडेट्स आपस में हंसते हुए बातें करते हुए उन्हीं के रूम की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि वो लड़की छोटी लड़की जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी लड़की उसे अपने साथ लगा लेती है और कहती है डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरी लड़की भी वहीं पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये सभी लोग यहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, बैंडेट्स अंदर आ जाते हैं। बैंडेट के हाथ में अंकल ली का सार होता है। वो उनसे कहता है लड़कियों तो देखो मैं आ गया। ऐसी वो दरवाजे से अंदर एंटर होता है। वो छोटी लड़की जाओटाओ और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बैंडेट वहाँ पर आते ही अपने हाथ में उसने जो अंकल ली का सर पकड़ा होता है वो सर को सामने की तरफ फेंकता और कहता है हमारे नए गेस्ट को हमारी मेहमान नवाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अंकल ली का सर उड़ता हुआ लुढ़कता हुआ सीधा उन लोगों के सामने जाकर गिरता है। उनसे कहता है तुम सभी लोगों के लिए एक सबक है, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ली के सर को वहाँ पर कटा हुआ देखकर वो लड़कियां एक जोरदार चीख मारती हैं। तो हमारा लूली अपने अंकल ली के सर की तरफ देख रहा होता है, उनके कटे हुए सर की तरफ। उसी वक्त उसे दिमाग में फिर एक मैसेज आता है और कहा जाता है हीवन और अर्थ में सिर्फ एक हैंडस्पैन का फर्क है, यानी कि एक झटके में तुम मरकर हीवन में पहुंच जाते हो। बैंडिट आगे बढ़ता है और अंकल ली के कटे हुए सर को किक मारते हुए साइड पर फेंक देता है और कहता है घटिया इंसान, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो सीधा उन लड़कियों के पास चला जाता है। जाओटाओ के पास वो स्पेशली जाता है क्योंकि शायद इसी ने इस लड़की बेचारी को प्रेग्नेंट किया है। फिर लड़की जो कि जाओटाओ के साथ बैठी होती है वो उसे कहती है तुम हमारी तरफ क्यों आ रहे हो, आए तुम इसके साथ और क्या करना चाहते हो। बैंडिट अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस बेचारी दूसरी वाली लड़की को उसके बालों से पकड़ता है और उसे खींचकर साइड पर पटक देता है और उसे कहता है दफा हो जाओ, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तो वह जाओटाओ की तरफ देखता है, जबकि जाओटाओ बेचारी बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करना, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो बैंडिट उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रहा होता। वो तो वहाँ पर अपनी लाट टपका रहा होता है। हालांकि वो छोटी बच्ची बेचारी प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद उसका रेप करने का मन कर रहा है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसे ही लग रहा है। हमारा हीरो वहाँ पर साइड के ऊपर आराम से बैठा होता है, कोई भी पहले हमारे हीरो को नोटिस नहीं कर रहा होता। जबकि हमारे हीरो लूली के माइंड में उसे कहा जाता है तुम मूव करने के लिए रेडी हो, तुम्हारी पावर्स को अनलॉक किया जा रहा है। बैंडिट जैसे ही अपना ठरपुना पूरा करने के लिए जाओटाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त दूसरी लड़की उसकी टांग पकड़ लेती है और उसे कहती है प्लीज मैं तुमसे कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ कर लो पर इसको छोड़ दो। बैंडिट उसके चेहरे पे थप्पड़ मारता और कहता है तुम में वो मजा नहीं है जो इसमें है, इसलिए दफा हो जाओ। जबकि उसी वक्त उसका दूसरा साथी जो कि मोटे वाला होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी टांगे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें इतना ही शौक है किसी के लिए अपना सेक्रीफाइस करने का तो फिर तुम्हारे साथ मैं मजे कर लेता हूँ। तो उस मोटे से घटिया बैंडिट ने उसकी टांगों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो बेचारी और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। जबकि वो बैंडिट बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जबकि दूसरी वाला बैंडिट दूसरी लड़की जिसकी एक टांग उन्होंने काटी हुई है उसको किक मारता और कहता है पाहिज कहेंगी, क्या तू चाहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी टांग को भी काट दूं, इसलिए
चुपचाप साइड पर बैठी रहे, जब तक तेरी बारी नहीं आती तब तक बीच में मत बोलना। यहीं पर उस लड़की को मारते पीटते हुए उसकी नजर लूली के ऊपर पड़ती है। लूली जो कि वहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहा होता है। बैंडिट हमारे लूली से कहता है, लगता है कि तेरा भी दिल कर रहा है, क्या तू भी इस लड़की के साथ मजे करना चाहता है? तू तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तू क्या मजे करेगा? तो हमारा लूली वहाँ पर फाइनली उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि वो बैंडिट अपने पास से अपना नाइफ निकालता और कहता है, लगता है कि तू मरना चाहता है। इसी वक्त तुम्हारे लूली के माइंड में फिर से उसे मैसेज आता है और कहा जाता है, तुम्हारी पावर्स को अनलॉक कर दिया गया है, अब तुम्हारे पास पावर्स हैं। और इसी के साथ ही लूली की बॉडी वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है। कहा जाता है, अब आगे बढ़ो और अटैक करो। तो लूली की बॉडी जब चमकना स्टार्ट होती है तो वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है बैंडिट के ऊपर अटैक करने के लिए। बैंडिट को भी समझ आ जाती है कि अब वो मरने वाला है। लूली बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके हाथ पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से उसका नाइफ गिर जाता है। फिर साथ ही वो अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है। जंप करते हुए बैंडिट के मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपना हाथ रखते ही उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो लूली उसके सर के ऊपर हाथ रखने के बाद से ग्राउंड के ऊपर बहुत ही जोर के साथ पटकता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो बैंडिट वहीं पर एक ही झटके में मर जाता है। तो लूली ने उसको वहाँ पर मार दिया है। और इसी के साथ ही हमारे लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने सिस्टम को सक्सेसफुली साइन इन कर दिया है। लूली एक बंदे को मारने के बाद वहाँ पर खड़ा होता है, जबकि वो लड़कियां उसकी तरफ हैरान होकर देख रही होती हैं। इसी के साथ ही हमारे लूली के सिस्टम में उसे बताया जाता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा लकी है। तो इसके पास जो सिस्टम है वो लकी सिस्टम है, या तो वो बहुत ज्यादा लकी होगा या फिर अनलकी होगा, इससे इसको बहुत ज्यादा पावर्स भी मिलेंगी। ये सिस्टम बैंडिट्स की तरफ घूर कर देखता है। तो बैंडिट्स लूली की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने हमारे एक साथी को मार दिया है। छोटे वाले बैंडिट के हाथ में लोहे का रॉड होता है, वो उसी लोहे के रॉड के साथ ही हमारे लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी रॉड को घुमाकर लूली पर अटैक करता है, लूली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ वो मोटा उड़ता हुआ पीछे वाले दरवाजे के साथ जाकर टकराता है और दरवाजा टूट जाता है और मोटा भी वहीं पर मर जाता है। जबकि तीसरे वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों लड़कियां भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इनकी जान बचा ली। लूली उनके ऊपर अटैक करने के बाद फिर से अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि अभी तक उसे सही तरह से समझ नहीं आ रही कि उसके साथ चल क्या रहा है, आखिर उसके दिमाग के साथ क्या गड़बड़ हुई है। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि तबाही के बाद जब दुनिया तबाह हो गई, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि सरवाइव कर पाए और बहुत सारे लोग मारे गए। उनमें से जो लोग जिंदा बचे थे, जो सरवाइव कर पाए, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नई पावर, सुपर एबिलिटीज अवेकन होना शुरू हुई। इसी वजह से उन्हें अवेकनर कहा जाता है। जितने भी लोगों के पास ये वाली स्पेशल पावर्स अवेकन होती हैं, उन सभी को अवेकनर कहा जाता है। लूली के पास जो नई पावर्स हैं, क्या ये भी अवेकनर की पावर्स हैं? हाँ, ये भी अवेकनर की पावर्स हैं। हाँ, लूली भी इसी बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, लगता है कि मैं भी एक अवेकनर बन गया हूँ। तो फिर वो वहाँ पर अपने अंकल ली के कटे हुए सर की तरफ देखता है। वो उसी के पास ही बैठ जाता है और काफी उदास हो जाता है। लूली अपने अंकल ली से कहता है, अंकल ली, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया, अब आप आराम के साथ दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। साथ ही वो वहाँ पर पड़े हुए एक लोहे के पाइप को उठाता है और कहता है, क्यों तुम यहीं पर रहो, मैं पहले जाकर रास्ते को क्लियर करके आता हूँ। वो जैसे बाहर जाने लगता है, वो लड़कियां उसे कहती हैं, तुम बाहर मत जाओ। वो उनसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लूली अपने हाथ में लोहे का रॉड लेकर अब बाहर निकल चुका है गैलरी में, जबकि वो दूसरा गुंडा जो कि बचकर भाग गया था, उसकी अभी भी आवाज आ रही होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, बॉस जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तो लूली कहता है, मुझे यहाँ पर इस सारे मसले से खुद ही निपटना होगा, क्योंकि मेरे पास अवेकनर की पावर्स हैं, तो मैं इन बैंडिट्स को मार सकता हूँ। लड़कियों को अपने साथ लेकर आने का मतलब यह है कि बर्डन, इसलिए पहले मैं इनसे निपट लेता हूँ, उसके बाद उन लड़कियों को लेकर आऊंगा। हमारा लूली गैलरी में चलता हुआ सामने की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसे सामने से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। लूली कहता है, लगता है कि सामने कोई मॉन्स्टर डॉग है। ऐसे वो चलता हुआ आगे बढ़ता है तो वहाँ पर मेन गैलरी में बैंडिट्स का बॉस होता है और बैंडिट के बॉस के हाथ में दो बड़े बड़े म्यूटेंट डॉग्स होते हैं। कि वो तीसरा बैंडिट वहीं पर होता है और अपने बॉस को कहता है, बॉस यही वो लड़का है। ये लड़का नहीं, ये एक मॉन्स्टर है, इसने हमारे 2 लोगों की जान ली है। बॉस अपने साथी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं देख सकता हूँ कि ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है और इसी ने हमारे लोगों की जान ली होगी। यहाँ पर फिर से कहानी सुनाने वाला बीच में आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि तबाही के बाद से दुनिया के रूल्स चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ वही राज करेगा जो पावरफुल होगा। हमेशा पावरफुल कमजोर के ऊपर राज करता है। तो इस दुनिया में जहाँ पर अवेकनर्स हैं, जिनके पास सुपर एबिलिटीज है, सुपर एबिलिटीज यानी कि वो पावरफुल है नॉर्मल इंसान से, इसी वजह से वो दूसरे इंसानों के ऊपर राज करते हैं। लेकिन ज्यादातर सुपर अवेकनर्स हीरो बनने की बजाय विलन बनना पसंद करते हैं। में से ज्यादातर लोग तो दूसरे लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये बैंडिट है, इसने बहुत सारे लोगों की गैंग बना रखी है और जो सभी लोग अपने मजे के लिए दूसरों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और फिर लड़कियों का रेप करते हैं। बैंडिट्स का लीडर जो होता है वो हमारे लूली से कहता है, ब्रदर तुम भी मेरी तरह एक अवेकनर हो, ये बताओ क्या तुम्हारी पावर्स अभी अभी अवेकन हुई है या फिर तुमने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ था? लूली उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? तुम बैंडिट्स और बहुत ज्यादा कमीने और घटिया इंसान हो।
मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज तुम्हारे पास और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे हाथों से मरोगे या फिर मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा। तो बॉस उसे कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हम दोनों को यहाँ पर मरने की क्या जरूरत है यार, तुम भी एक अवेकनर और मैं भी एक अवेकनर हूँ, हम दोनों यहाँ पर अगर हाथ मिला लेते हैं तो इस पूरे के पूरे रीजन में हम दोनों के सामने टिकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। दो अवेकनर्स जब हाथ मिला लेते हैं तो उनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, हम एक बहुत ही पावरफुल गैंग बना सकते हैं। मेरे साथ हाथ मिलाने से, एक ग्रुप बना लेने से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, हर रोज तुम्हें नई लड़की मिलेगी। पता है कि दुनिया के दबाव होने के बाद अच्छा खाना और अच्छी लड़कियां बहुत ही किस्मत वालों को मिलती हैं। तो लूली उनसे कहता है मुझे तुम्हारे जैसे बैंडिट्स के बारे में अच्छी तरह से पता है, कुछ तुम्हारे जैसे बैंडिट्स हैं जिन्होंने लाइफ पर होप को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो किसी वक्त भी मर सकते हैं, लेकिन वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बैंडिट्स बन गए। लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बैंडिट्स के लेवल तक नहीं गिर सकता, मैं तुम्हारे जैसे घटिया काम जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा। बॉस भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये तो उसकी बात नहीं मानने वाला। तो हमारा लूली जहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, वो अपने हाथ के अंदर से एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप निकालता है जो कि एनर्जी शेप में निकलता है। इसके साथ ही वो अपनी एनर्जी के बीड को अपनी उंगली में पकड़ता है और उसे सामने की तरफ फ्लिक कर देता है, हालांकि वो छोटा सा बीड होता है। लूली जैसे ही वहाँ पर उसको बुलेट की तरह सामने की तरफ शूट करता है तो वो बॉस की आंख के करीब जाकर लगता है, जिसकी वजह से बॉस के चेहरे के ऊपर कट लग जाता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बॉस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। साथ ही वो अपने दोनों डॉग्स को छोड़ देता है, वो दोनों ही डॉग्स भागते हुए लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही मॉन्स्टर डॉग्स हैं, उनमें से एक लूली के जैसे ही करीब पहुंचता है। हमारे लूली के हाथ में क्योंकि लोहे की रॉड है, वो लोहे की रॉड के साथ उस डॉग को एक जबरदस्त हिट लगाता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और वहीं पर मर जाता है। उस काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूली से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुत्ते को मारने की, ये मेरे पालतू कुत्ते थे। इसी वक्त दूसरे वाला कुत्ता लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसी हमारे लूली पर अटैक करने लगता है, लूली फिर से अपनी लोहे की रॉड को घुमाता है और उसके जबड़े के नीचे एक जबरदस्त रॉड से हिट लगाता है, जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। कि बाकी के सारे बैंडिट्स भी अपने वेपन लेते हैं और लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बैंडिट के हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है, वो अपनी बड़ी सी तलवार को लेकर पीछे वाली साइड से लूली के ऊपर अटैक करता है। लूली जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपनी रॉड को पीछे की तरफ करते हुए उसकी तलवार को उसके साथ ब्लॉक करता है। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ से घूमते हुए उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। बाकी के सारे बैंडिट्स भी एक साथ उसके ऊपर दावा बोल देते हैं। हमारा लूली नीचे की तरफ झुकता है और एक दूसरा बैंडिट जो कि वहाँ पर खड़ा होता है वो उसकी टांगों के नीचे जाता है और अपनी रॉड को बैंडिट के नीचे वाले हिस्से पे मारता है, जिससे उस बेचारे बैंडिट के अंडे टूट जाते हैं और वो एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ बॉस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है अभी तो डिजास्टर को हुए ज्यादा साल भी नहीं गुजरे और तुम्हारे जैसे कमीने और घटिया लोग भी पैदा हो चुके हैं जो कि यहाँ पर बुराई फैला रहे हैं। उसी वक्त बॉस फिर से अपने कुत्ते को इशारा करता है, जाओ जाकर उसे मार डालो। तो इस बॉस के पास जो अवेकनिंग की पावर है वो पेट्स को कंट्रोल करने की पावर है। ये पेट्स और कुछ मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है जो कि लो लेवल के हों। उस डॉग को जैसे इशारा करता है वो फिर से भागता हुआ लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे बाइट करता है। तो लूली अपनी रॉड को आगे की तरफ करता है, वो उसकी रॉड के ऊपर बाइट कर लेता है, लूली को वहीं पर नीचे गिरा लेता है, जबकि अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने उस रॉड के आगे उसके सर को खाने की कोशिश कर रहा होता है। लूली कहता है अब मैं इसका क्या करूँ, तो मेरे बॉस दा करीब पहुंचाया है। लूली वहीं से बड़ी स्पीड के साथ घूमता है, अपने आप को ऊपर कर लेता है और डॉग को नीचे कर लेता है। वो उसे नीचे करने के बाद अपनी रॉड को ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त तरीके से मारता है, जिससे उस बेचारे का जबड़ा टूट जाता है और वो डॉग भी वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद बॉस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये बंदा तो अभी अभी एक अवेकनर बना है, इसकी पावर्स अभी अभी से मिले हैं, लेकिन ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसके पास पता नहीं कौन सी अवेकनिंग की पावर है। बॉस अपने साथियों से कहता है चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, सभी मिलकर चारों तरफ से अटैक करना। सभी लोग जल्दी से उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। साथ ही बॉस अपने एक बैंडिट से कहता है जाओ कमरे से उन लड़कियों को भी यहाँ पर लेकर आओ, हम उन लड़कियों को यूज कर सकते हैं। एक बैंडिट उन लड़कियों को लेने के लिए चला जाता है, जबकि बॉस यहाँ पर एक सीटी बजाता है। बॉस अपनी एबिलिटी को यूज करता है। उसने एक रूम के अंदर अपने बहुत ही पावरफुल डॉग को जंजीर के साथ बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि वो बाकी डॉग से ज्यादा खतरनाक है। अब वो वहाँ पर सीटी बजाता है तो वो सीटी की आवाज उस डॉग के कान में पड़ती है। वो डॉग जो कि आराम से वहाँ पर सो रहा होता है, वो ये आवाज सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, साथ ही अपना बड़ा सा मुंह खोलकर ग्राउल करना स्टार्ट करता है। तो ये डॉग बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस डॉग को वो रोजाना एक जिंदा इंसान खाने को देता है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खूनखार हो चुका है। तो बॉस अपने साथियों से कहता है जल्दी करो, इसको मार डालो। कि हमारे लूली ने भी अब अपने हाथ में 2 लोहे के
रॉड्स पकड़ लिए हैं वो दोनों रॉड्स को चाइनीज मार्शल आर्ट्स की तरह अपने हाथ में घुमाता है और फिर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो जिसको भी हिट लगाता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो लूली बड़ी एक्शन के साथ उन सभी को वहाँ पर पीट रहा होता है और वो सभी उसके सामने नहीं टिक पा रहे होते। पर बॉस की बारी आती है तो उन सभी को पीटने के बाद हमारा लूली ऊपर की तरफ जंप करता है। अपनी लोहे की रॉड के साथ बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। ऐसी वो रॉड उसके सर में मारने लगता है। उसी वक्त बॉस अपने एक साथी को खींचकर अपने सामने कर देता है और लूली की रॉड जो होती है वो उस बेचारे के सर में लगती है और वो मर जाता है। तो बॉस अपनी जान बचा लेता है। जबकि हमारा लूली कहता है कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुम तो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहे, तुमने अपने ही बंदे की जान ले ली अपनी जान बचाने के लिए। कि बॉस उसे कहता है तो बॉस होने का फायदा ही क्या अगर ये लोग मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं कितने सालों से इन सभी कमीनों को पाल रहा हूँ। बॉस कहता है मुझे यहाँ पर इसको बातों में लगा कर रखना होगा तक मेरा मेन कार्ड भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। वो उसे कहता है लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स के अवेकन होने के बाद समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि तुम्हारे पास कौन सी अवेकनिंग पावर्स हैं। साथ ही वो फिर से वहाँ पर सीटी बजाता है। जबकि लूली भी समझ रहा होता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये यहाँ पर सीटी क्यों बजा रहा है। पहले भी इसने यहाँ पर सीटी बजाई थी। तो वो डॉग जो कि वहाँ पर कमरे में बंद होता है वो सीटी की आवाज सुनने के बाद अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो जोर जोर से झटके लगा रहा होता है। फाइनली वो अपनी जंजीर को तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद वो बैंडेड जो कि लड़कियों को लाने के लिए गया था वो उन तीनों लड़कियों को वहाँ से बाहर ले आता है। वो उन तीनों लड़कियों के गले के ऊपर अपने अपने छुरे रख लेते हैं और उसे कहते हैं अब चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो वरना ये लड़कियां मरेंगी। लोली इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वो बैंडेड उसे कहता है अपनी जगह से हिलना मत वरना मैं वाकई में इनको मार डालूंगा। बॉस ने जिस लड़की को पकड़ रखा होता है उस लड़की के गले के ऊपर भी दूसरे बंदे ने अपना चाकू रखा होता है। वो लड़की हमारे लूली की तरफ देखती है, लूली उसकी तरफ देखता है। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और उसे कहती है हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी गर्दन को आगे की तरफ करती है और उस ब्लेड को अपनी गर्दन में दंसा देती है कि हमारा लूली चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा मत करना। दूसरा गुंडा उसकी गर्दन में पूरा नाइफ घुसने से पहले ही बाहर खींच लेता है। जबकि बॉस उस लड़की को जबरदस्त थप्पड़ मारते हुए वहीं पर नीचे फेंक देता है और उसके सर पे अपना पाँव रखते हुए कहता है कमीनी कहेगी तुझे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना मर भी सकती है। तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना मर भी नहीं सकता। परमिशन के बिना तो तुम मर भी नहीं सकती। उस बॉस के पाँव के नीचे जिस लड़की का सर होता है वो लूली से कहती है तुम्हें हम सभी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो वैसे ही मर चुकी हैं, इसलिए प्लीज हम सभी को छोड़ दो और इन सभी को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना। बॉस उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्त किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर साथ ही वो दूसरी लड़कियों की गर्दन के ऊपर नाइफ रखते हैं। इसलिए बॉस का गुस्सा हो रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे इन लड़कियों की परवाह है। उसे कहता है और ज्यादा करीब आए तो मैं इन लड़कियों को मार डालूंगा। अपने हाथ में फिर से नाइफ पकड़ता है और जाओ टाओ की तरफ नाइफ करते हुए कहता है अगर तुम एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो फिर मैं सबसे पहले इस छोटी वाली को मारूंगा और इसका बच्चा भी इसके साथ ही मरेगा। जबकि लूली गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है अगर तुमने इनमें से किसी और को एक बार और टच किया तो फिर मैं तुम सभी को मार डालूंगा। मुझे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ पर बॉस और लूली इन दोनों की फाइट होने वाली है। उसको भी इस बारे में समझ आ जाती है कि जो फोर्स के साथ तो इस लड़की को मना नहीं सकता कि इसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, इसके पास जो वेकनर की एबिलिटीज हैं वो कुछ ज्यादा स्पेशल हैं या फिर फाइटिंग टाइप की हैं। बॉस कहता है अब मैं क्या करूं, है कि मुझे इसके साथ कुछ बात करनी होगी, मुझे बातचीत के साथ मसले को हल करना होगा। बस कम मेरे डॉग के यहाँ पर आने तक तो मुझे इससे बात करना पड़ेगी। बॉस यहाँ पर फिर से लूली के साथ बात करना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है लड़के मैं वाकई में तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये सब कुछ करने के अलावा। हम सभी लोग इस वेस्टलैंड में अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपस में झगड़ा करने से क्या मिलेगा, मेरे साथ मिल जाओ तो तुम्हें लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जबकि हमारा लूली उसे कहता है तुमने कहा कि तुम सभी लोग यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस तरह के अल्फाज यूज करने के लायक भी हो। बॉस आगे से हंसते हुए उसे कहता है लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे। वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है ब्रदर लगता है कि तुम ज्वाइन नहीं करने वाले, चलो फिर ठीक है, क्यों ना ऐसा करें, तुम हमें मारो ना हम तुम्हें मारते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे फाइट करूंगा तो मैं तुमसे जीत नहीं सकता। इसके बाद हम लोग आपस में कभी भी नहीं भिड़ेंगे, तुम यहाँ से जाओगे और आजाद हो जाओगे, कोई तुम्हारा पीछा भी नहीं करेगा। लूली उसकी बात सुनने के बाद उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है। लूली उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। वो बॉस से कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो फिर इन तीनों को भी मेरे साथ छोड़ना होगा, ये तीनों मेरे साथ जाएंगी। बॉस उसे कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर हम तीनों लड़कियों को छोड़ देंगे तो उसके बाद तुम वापस आकर हम सभी को मार सकती हो, मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे करूँ कि तुम चुपचाप इन लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाओगे। वो लड़की जिसने अपने गले के अंदर नाइफ को दंसाया था वो भी जिंदा है, वो मरी नहीं है क्योंकि वो नाइफ उसके गले में पूरी तरह से दंसा नहीं था। वो खांसते हुए फिर से उठ खड़ी होती है। लूली से कहती है अगर तुम्हें कोई एश्योरेंस चाहिए तो मैं यहाँ पर पीछे रुकती हूँ, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ और मेरा एक पाँव भी कटा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती, तुम बाकी की दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाओ। कि वो दोनों लड़कियां चिल्लाकर उसे कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो ये बाद में तुम्हें मार डालेंगे। वो तालियां बजाना शुरू करता है और कहता है मुझे तुम लोगों की
बहादुरी बहुत ज्यादा पसंद आई और ठीक है, तुम लोगों में से ये लड़की यहाँ पर रुकेगी, डील काफी ज्यादा अच्छी है। इन दोनों लड़कियों को अपने साथ लो और यहाँ से बाहर चले जाओ। जब मुझे लगेगा कि तुम लोग काफी दूर चले गए हो तो मैं इस लड़की को भी छोड़ दूंगा और ये लड़की भी तुम्हारे पास आ जाएगी। कि दूसरी लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, नहीं नहीं, हम लोग इसको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे नहीं छोड़ेंगे, जैसे मार डालेंगे। कि दूसरी लड़की उसे कहती है, जब तुम्हें मौका मिले तो तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजारना, यही तुम्हारे पास मौका है, जाओ यहाँ से, मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो वो दूसरी लड़की रोना शुरू कर देती है। बॉस काफी ज्यादा खुश होता है और मैं लूली से कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है, ये डील अच्छी है, चलो जल्दी से इस डील को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लूली इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो एक लड़की को यहाँ पर पीछे छोड़ जाए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोगों की जान बचाने के लिए एक लड़की की जान को दांव पर लगाना उसके लिए मुनासिब है। वो वहाँ पर अपने रॉड को छोड़ देता और कहता है, ठीक है, इन दोनों लड़कियों को छोड़ो, जब ये यहाँ से बाहर चली जाएंगी उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। बॉस अपने साथियों को इशारा करता है, ठीक है, दोनों को छोड़ दो, और वो उन दोनों लड़कियों को छोड़ देता है। लूली उन दोनों लड़कियों से कहता है, चलो जल्दी करो, सामने की तरफ चलना स्टार्ट करो, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम पहले निकलो। जबकि बॉस भी उस तीसरी वाली लड़की को उठाता है। वो उसके बालों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और अपने नाइफ को उसकी गर्दन के पास रखते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो जल्दी से मेरी नजरों से दफा हो जाओ, वरना मैं इसको मार डालूंगा। लड़की भी रोते हुए उन लोगों से कहती है, जाओ जल्दी करो, ऐसा ना हो कि जो दोबारा से अपना माइंड बदल दे। इसी लड़की जाओ टाओ से कहती है, चलो हम लोग चलते हैं। जाओ टाओ से कहती है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? वो से कहती है, पता नहीं, पर जहाँ से निकलो। तो दोनों ही वहाँ से आराम आराम से चलते हुए सामने की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। बॉस जो कि दूसरी लड़की की गर्दन के ऊपर अपना नाइफ रखकर खड़ा होता है, उसी वक्त उसे आवाज आती है कि उसका डॉग वहाँ पर करीब है और वो वहाँ पर पहुँचने वाला है। अभी तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से गई भी नहीं होती कि उसी वक्त वो बड़ा सा डॉग वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग उस डॉग की तरफ देखते हैं। वो बहुत ही बड़ा होता है और काफी ज्यादा खूनखार भी होता है। उस कहता है, लगता है कि मेरा ट्रम्प कार्ड यहाँ पर पहुँच आया है। वक्त लूली भी अपनी रॉड को लेकर पीछे की तरफ घूमता है। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो डॉग होता है। वो भागता हुआ वहाँ पर आता है, पीछे वाली साइड से जंप करते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और लूली के सर को खाने की कोशिश करता है। तो लूली वहाँ पर उसके अटैक को अवॉइड तो कर लेता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। बड़ा सा डॉग उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पंजा मारता है, जिससे लूली जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। बाकी दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि अब तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगी। जबकि बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो अपने नाइफ को उठाता है और उसने जिस लड़की को बालों से पकड़ा होता है वो अपने नाइफ को उस लड़की की गर्दन के अंदर दंसा देता है। इस बार उसने वाकई में उसको मार दिया है। उस लड़की की गर्दन में अपने नाइफ को दंसाने के बाद वो लूली से कहता है, तुम तो एक सिंगल लड़की को भी नहीं बचा पाओगे। क्या लगा था कि तुम एक हीरो बन गए हो? बस इंतजार करो, तुम्हारी बारी भी बहुत ही जल्दी आने वाली है और मैं तुम्हें तो बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। मेरा कुत्ता तुम्हें बॉडियों को नोच नोच कर खाएगा। वो उस लड़की को मारने के बाद वहीं पर फेंक देता है और वो बड़ी एक्शन सीन के साथ नीचे की तरफ गिर रही होती है। जबकि बाकी की दोनों लड़कियां उसको वहाँ पर गिरते हुए देखकर रोना शुरू कर देती हैं और चिल्ला रही होती हैं। तो उन तीनों में से एक लड़की यहाँ पर मर गई है और मरने के बाद उसकी आंखें अभी खुली होती हैं और वो हमारे लूली की तरफ देख रही होती है। लूली को ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा एहसास कमतरी महसूस हो रही होती है कि वो यहाँ पर इस लड़की को बचा नहीं पाया। बड़ा सा डॉग क्योंकि उसके ऊपर खड़ा होता है अपने पंजे को उसकी चेस्ट में गड़ा कर, तो हमारा लूली उसको मुंह को पकड़ता है और उसके जबड़े को बंद कर देता है। फिर साथ ही उस बड़े से डॉग के पेट में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो डॉग पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे गिरने के बाद वो डॉग फिर से संभलता है और फिर से रेडी हो जाता है हमारे लूली के ऊपर अटैक करने के लिए। उस डॉग के बड़े से पंजे की वजह से लूली की चेस्ट जख्मी हो जाती है और उससे काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। उसी लड़की भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? लूली उसे कहता है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जबकि बॉस उनसे कहता है, तुम में से कोई भी अब यहाँ से निकल नहीं सकता, तुम सभी लोग मेरे कुत्ते का खाना बनोगे। कि बॉस अपने बड़े से कुत्ते के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे इस बेबी को खाना बहुत ज्यादा पिकी पसंद है, यानी कि ये अपनी मर्जी का खाना खाता है। इसी वजह से मैं इसे हर रोज एक जिंदा इंसान खिलाता हूँ। ये जिंदा इंसान को मारकर खुद खाता है। इसी वजह से अगर इसे खाना ना मिले तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अगर इसे खाना ना मिले तो मुझे भी खा जाए। बॉस आगे बढ़ता है और उस लड़की को बालों से पकड़कर खींचकर पीछे ले जाता है और लूली से कहता है, अब बस इंतजार करो, ये कुत्ता तुम्हें भी जिंदा खाएगा। और वो डॉग बड़ी स्पीड के साथ लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि मां लूली भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। डॉग जैसे ही जंप करते हुए लूली के ऊपर अटैक करता है। लूली बड़ी स्पीड के साथ नीचे से स्लाइड करते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसका लोहे का रॉड पड़ा होता है। वो अपने लोहे के रॉड को उठाता है, जबकि वो डॉग बड़ी स्पीड के साथ फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है और लूली के ऊपर अटैक करता है। लेकिन अब हमारे लूली के हाथ में उसका वेपन आ चुका है। लूली ने अपनी लोहे की रॉड को उठा लिया है। उसी वक्त बैंडेड उस लड़की को पीछे की तरफ फेंकता है। पता नहीं इसको यहाँ पर क्या सूझी है। यहाँ पर फाइटिंग के दौरान जब मजे करना चाहता है वो उस लड़की को वहाँ पर फेंकता है, फिर साथ ही अपने नाइफ को उसकी चेस्ट के दरमियान फेरता है, जिससे उसके बूब्स के दरमियान के कपड़े को वो फाड़ देता है। फिर साथ ही वो लूली से कहता है, लड़के मरने से पहले कम से कम ये तो देख कर जाओ, जरा क्लोजली देखना। मैंने तुम्हें इसी बात की ऑफर दी थी कि हम लोग यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, हम लोग जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। कि वो लड़की बेचारी चिल्ला
चिल्लाकर उसे कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो। लूली बेचारा जख्मी होने के बाद पीछे वाली दीवार के साथ बैठा होता है, जबकि वो डॉग उसके बिल्कुल सामने होता है। बैंडेड बॉस उसे कहता है अब जरा देखते जाओ कैसे मैं लड़कियों का रेप करता हूँ और उसके बाद उनकी जान लेता हूँ। लूली उस डॉग की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो उस डॉग को मारना चाहता है ताकि जल्दी से जाकर उस लड़की को बचा सके। उस फिर से हंसते हुए लूली से कहता है तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, पहले तुम उस लड़की को मरने से नहीं बचा पाए, अब इस लड़की का रेप होने से भी नहीं बचा पाओगे। यहाँ पर इस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आप समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। ख्याल में यहाँ पर उस बैंडेड ने काम स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अभी भी उस बड़े से डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है। लूली दोबारा से एक बार फिर से नई हीरो की स्पिरिट के साथ उठकर खड़ा होता है, पर वो अपने अंकल ली और पहले वाली लड़की को याद करता है जो कि दोनों अब यहाँ पर मर चुके हैं। लूली कहता है ये सभी लोग बस यहाँ पर जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन तुम कमीनों ने इन सभी को मार दिया। हमारा लूली यहाँ पर अपनी शर्ट उतार देता है और अब ये यहाँ पर एक प्रॉपर हीरो बन चुका है। शर्ट उतारने के बाद पता नहीं इसके पास कोई नई पावर आ गई है। जब वो डॉग बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लूली कहता है हाँ आ जाओ अब मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ। वो डॉग उसके करीब पहुँचता है, लूली बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है, फिर साथ ही उसे उठाकर धोबी पछाड़ की तरह नीचे पटक देता है। नीचे पटकने के बाद डॉग फिर से नीचे से निकलकर पीछे की तरफ हटता है और जंप करते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लूली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार लूली अपने हाथ को एक तलवार की तरह बना लेता है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। जब वो डॉग उसके करीब पहुंचता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके ऊपर बाइट करने लगता है। हमारा लूली अपने हाथ को तलवार की तरह उसके मुंह के अंदर स्टैब करता है। वो उसके मुंह के अंदर जब अपने हाथ को स्टैब करता है तो उसका हाथ उसके जबड़े के आर पार हो जाता है। तो हमारे हीरो ने जहाँ पर इस बड़े से मॉन्स्टर डॉग को मार दिया है। उस मॉन्स्टर डॉग को मारने के बाद वहाँ पर काफी सारे बैंडेड्स होते हैं। वो सारे बैंडेड्स उसके साथ फाइट करते हैं, लेकिन लूली उन सभी को भी वहाँ पर हरा देता है, जबकि उनमें से काफी सारे वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि वहाँ पर बैंडेड्स का बॉस बड़े ही आराम के साथ अपने मजे कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। वो कहता है चलो जल्दी से इस लड़के को मार दो और उसके बाद हम लोग उस दूसरी छोटी लड़की को भी पकड़ लेंगे जो कि यहाँ से भाग गई है। लूली अपने सारे वाले बैंडेड्स को मारने के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है, जबकि बॉस अभी भी अपने ध्यान वहाँ पर लगा होता है और मजे कर रहा होता है। लूली वहाँ पर आता है और उसको कॉलर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लेता है। वो उसके सर से पकड़ता है और उसे पीछे वाली दीवार में पटक कर दे मारता है। वो उसे इतने जोर के साथ दीवार के साथ पटकता है, बेचारे को कुछ समझ भी नहीं आती। वो सामने की तरफ देखता है तो उसका डॉग मर चुका होता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। बॉस यहाँ पर मिन्नतें करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लेना, तुम्हें मुझसे जो चाहिए हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, मैं अपनी बॉस की पोजीशन भी तुम्हें दे दूंगा, ये लड़कियां भी तुम ही रख लो। कि हमारा लूली चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पर मैं अपनी इस एपिसोड का एंड कर देता हूँ। तो बाकी सब तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था हमारा हीरो लूली एक मॉन्स्टर डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर डॉग को फाइट में हरा देता है और उसके बाद वो उस बैंडेड बॉस की तरफ आगे बढ़ता है जो कि उस लड़की बेचारी का रेप करने वाला होता है। वो जाकर उसको गले से पकड़ता है और दीवार के साथ पटका कर मारता है। जैसे वो उसको पकड़ लेता है तो बैंडेड बॉस को भी पता चल जाता है कि वो हार चुका है। आगे से माफी की भीख मांगना शुरू करता है और उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दोगे तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, मेरी बॉस की पोजीशन भी तुम्हारी हो जाएगी, ये हाइड आउट भी तुम रख सकते हो। जबकि हमारा लूली बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को भी कोई जिंदा रहने का हक है? तुम सभी लोग इंसानियत के खत्म होने के बाद इंसानियत के नाम पर दबा हो। हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है जो कि बहुत ज्यादा घटिया और बदबूदार है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। बैंडेड बॉस और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं दोबारा कभी भी ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं, इसलिए मुझे आज जाने दो। लूली उसे कहता है नहीं, आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तुम्हारे क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं और इस क्राइम्स के नतीजे में तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मुझसे मिल सकती है, वो माफी नहीं है। साथ ही अपने पंच को रेडी करता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो हमारा लूली उसे सिर्फ एक ही पंच मारता है और लूली के सिर्फ एक ही पंच के साथ वो बैंडेड बॉस वहीं पर गिर जाता है और गिरते साथ ही वो वहीं पर मर जाता है। तो बॉस के मरते के साथ ही हमारे लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया है उसमें कोई भी टैबू नहीं था, यानी कि तुमने कोई बुरा काम नहीं किया बल्कि तुमने ठीक किया है। यहीं पर हमारे लूली को उसके सिस्टम्स के बारे में कुछ बताया जाता है कि आज ये किस किस्म का सिस्टम है। तो उसका सिस्टम लकी सिस्टम है जो कि किस्मत के ऊपर बेस करता है। अगर एक दिन उसकी किस्मत अच्छी है तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, अगर उसकी किस्मत बुरी है तो उसे अपनी किस्मत को बदलना होगा वरना वो मर भी सकता है। सिस्टम उसे कहता है अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ मिस फॉर्चून भी आ सकती है, यानी कि बुरा भी हो सकता है। अगर तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो तो इसका मतलब ये है कि ये बुरी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें बहुत कुछ अच्छा भी मिल सकता है। लूली अपने सिस्टम के अंदर होता है जहाँ पर
उसके सामने एक गार्ड होता है जो कि रिवर्स गार्ड होता है। रिवर्स गार्ड उसे कहता है तुम्हें अपनी फॉर्चून को यूज करना होगा मिस फॉर्चून से बचने के लिए, यानी कि अच्छे वक्त को बुरे वक्त से निकलने के लिए इस्तेमाल करो। इसी के साथ ही हमारे लूली की आंखें बंद हो जाती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोनों लड़कियां उसके पास होती हैं, वो छोटी वाली प्रेग्नेंट लड़की और दूसरी लड़की। दोनों इसे उस फैक्ट्री के अंदर से बाहर लेकर आई है जहाँ पर उन बैंडिट्स ने इनको रखा हुआ था। वो लड़की फिर से हमारे लूली के पास ही होती है, वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? लूली उठ के बैठता है और कहता है क्या हुआ, वो सारे बैंडिट्स कहाँ पर चले गए? तो वो लड़की उसे कहती है जब तुमने उस कमीने बॉस को मार दिया तो उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। हम दोनों अकेले यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं और बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, इसी वजह से हम तुम्हारे पास ही बैठी हुई हैं ताकि तुम उठ जाओ। लूली अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों ने मेरी हेल्प की है नए कपड़े पहनने में? तो लड़की उसे कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमारी जान बचा ली, तुमने हम दोनों की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लूली उसे कहता है मुझे एक बात बताओ कहीं तुम इस सारी तो लूली उस लड़की से कहता है वहाँ पर तुम्हारे साथ जो तीसरी लड़की थी वो मारी गई, इस सब का इल्जाम तुम मेरे ऊपर तो नहीं डालोगी? वो उसे कहती है नहीं, तुम्हारे ऊपर इस बात का इल्जाम क्यों डालेंगे? लूली उसे कहता है हो सकता है कि तुम इस बारे में सोच रही हो कि काश मैं वहाँ पर पहले उठकर खड़ा हो जाता और उन बैंडिट्स के साथ फाइट करता तो शायद तुम्हारी तीसरी दोस्त भी तुम्हारे साथ होती, तुम तीनों जिंदा होती। तो वो लड़की उसे कहती है ये सारा तो किस्मत का खेल है, हम लोग तुम्हारे ऊपर इसका ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? तुम तो हमें जानते भी नहीं हो, हम लोग कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन फिर भी तुमने हम दोनों की जान बचाई, बल्कि हम तीनों के लिए वहाँ पर तुमने फाइट की, हमारे लिए इतना ही काफी है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम तुम्हारे पर इल्जाम लगाएंगे कि तुमने हमारी दोस्त की जान नहीं बचाई तो फिर हम लोग तो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हुए, हम तो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहे अपनी जान बचाने पर। फिर साथ ही वो लूली से कहती है मुझे एक बात बताओ तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तुम तो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अवेकनर्स हैं, जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं? लूली उसे कहता है अवेकनर्स के बारे में तो मैंने भी सुना है, आज से पहले मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। तो यहीं पर लूली अपनी मेमोरीज में दिखाई जाने वाले रिवर्स कार्ड की पिक्चर को याद करता है और कहता है पता नहीं शायद ये अवेकनर्स वाली पावर है। वो अपने पास सिस्टम को ओपन करता है, यानी कि अपने आप उसके पास सिस्टम ओपन हो जाता है, वो विंडो ओपन होती है। लूली के पास उसकी जो होम स्क्रीन ओपन होती है वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है लक या फिर अनलक, क्योंकि इसका मेन सिस्टम जो है वो बेस करता है लक और अनलकी पर। लूली अपने सिस्टम की तरफ देख रहा होता है जबकि वो लड़की उसे कहती है तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम किस तरफ घूर कर देख रहे हो? लूली कहता है क्या तुम इस विंडो को देख पा रही हो? वो उसे कहती है नहीं, मुझे तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दे रही। लूली कहता है तो इसका मतलब ये वाली शाइनी चीज सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। उसके सिस्टम में उसके पहला स्किल जो होता है वो अनलॉक होता है। लूली कहता है तो यहाँ पर मेरा पहला स्किल अनलॉक है, लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज कर सकता हूँ, बाकी के सभी की लाइट्स ऑफ हैं। लूली जब सिस्टम के ऊपर टच करता है तो उसे साथ में डिस्क्रिप्शन भी बताई जाती है कि कैसे तुम इस स्किल को यूज करना है। लूली ये देखकर और भी हैरान होता है और कहता है ये सिस्टम तो बिल्कुल गेम विंडोज की तरह है, गेम्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब किसी सिस्टम पर टच किया जाता है तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। वो बाकी के गुआ वर्ड्स को ओपन करने की कोशिश करता है जो वहाँ पर सिस्टम में लिखे होते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होते। साथ ही वो सेंटर में जो लक लिखा होता है वो उसके ऊपर टच करता है तो सिस्टम घूमने के बाद उसे बताता है कि आज की तुम्हारी किस्मत लकी है। साथ में उस सिस्टम के नीचे उसे दिन भी बताए जा रहे होते हैं कि उसने अब क्योंकि नया साइन अप किया है, पूरे 30 दिन तक अगर वो इस लकी सिस्टम में साइन अप रहता है तो उसे इसका रिवार्ड भी मिलेगा। उसने 30 में से एक दिन को पूरा कर लिया है। लूली कहता है ये तो वाकई में गेम सिस्टम की तरह ही है, जहाँ पर सेंटर में एक व्हील लगा हुआ है जो कि मेरी किस्मत बताएगा कि मैं लकी हूँ या फिर अनलकी हूँ, यानी ये काम भी करता है या नहीं काम करता। लेकिन इतना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर 30 दिन पूरे होने के बाद जो मुझे रिवार्ड मिलने वाला है उसको रिडीम करने के लिए मुझे $6 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसके अंदर डॉलर्स को ऐड कैसे करूंगा, आखिर मैं अपने रिवार्ड को निकालूंगा कैसे? लूली फिलहाल के लिए अभी इसे इसी तरह समझ रहा है। वो कहता है शायद मैं एक वेकनर बना हूँ, इसी वजह से मुझे जिस विंडोज दिखाई दे रही है, हो सकता है कि सभी वेकनर्स को इस तरह की विंडोज दिखाई देती हूँ। इंसानों को इन वेकिंग पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लूली कहता है तो यहाँ पर जो पहला स्किल लिखा हुआ है उसको तो मैंने वहाँ पर यूज किया था उस बैनेट बॉस के खिलाफ, मैंने उसके चेहरे के ऊपर एक शॉट लगाई थी अपने ब्लड ड्रॉप की ब्लड की को यूज करते हुए, तो इसका मतलब ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है। मुझे बताया कि 30 दिन के बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो हो सकता है कि मुझे रिवार्ड वाकई में मिले। लूली दूसरी तरफ मुंह करके बैठा होता है और अपने सिस्टम को देख रहा होता है कि उस सिस्टम में और क्या कुछ है। तो उसी वक्त वो दूसरी लड़की बड़ी आराम से उसके पीछे से उसके करीब पहुंच जाती है और जाकर उसे अपनी बाहों में ले लेती है, वो पीछे से उसके साथ चिपक जाती है। लूली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब अचानक इस लड़की को क्या हो गया है जो मेरे साथ इस तरह लिपट क्यों रही है। वो लड़की लूली से कहती है तुमने हमारी जान बचाई है, लेकिन हम लोग अपनी जान बचाने के बदले में तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे सकते, हम लोग तुम्हें इससे पे नहीं कर सकते, तो क्यों ना मैं अपनी बॉडी के साथ तुम्हें पे करूँ, अगर तुम चाहो तो मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तुम्हारा लूली भी ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही उसकी जेंटलमैन वाली फीलिंग वापस आ जाती है। वो उससे कहता है नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और अपनी टॉप को वापस ऊपर कर लेती है और उसे कहती है हाँ ठीक है, पिछले कई महीनों से हम लोग वहाँ बैंडिट्स के पास बंद थे और हमें नहाने के लिए पानी भी नहीं मिला और मेरे कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हैं, इसी वजह से तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते,
है क्योंकि तुम्हें मेरे पास से स्मेल आ रही होगी। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वो लड़की उसे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, तो ठीक है फिर इस बात को भूल जाना जो भी अभी हम दोनों के बीच में यहाँ पर हुई है। फिर साथ ही वो लड़की उसे यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है मैं अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, हाँ बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और मुझे करनी भी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने लिए चूज नहीं किया, ये जिंदगी मैंने अपने लिए चूज नहीं की। पिछले 1 साल से लगातार जो बैंडिट्स हर रोज मेरा रेप करते आए हैं, ये डिजास्टर नहीं होता, अगर दुनिया की तबाही नहीं होती तो आज मेरी शादी हो चुकी होती और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश होती। अब तुम्हें पता है कि जिस दिन तबाही शुरू हुई थी उसी दिन मेरी शादी होने वाली थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, हम दोनों एक ही चर्च में जमा थे और वहाँ पर हमारी शादी होने ही वाली थी। इसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स ने आकर मेरे हस्बैंड को मार डाला, लेकिन अब इस बात का इल्जाम मैं किस पर लगा सकती हूँ, ये सब कुछ तो इस एपोकलिप्स की वजह से हुआ है कि इस इंसानों की तबाही की वजह से जब दुनिया तबाह हो गई बहुत सारे लोग मारे गए और मेरा होने वाला हस्बैंड भी उसमें मारा गया। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर जिंदा रहकर करूंगी क्या, यहाँ पर बहुत ही बुरे बैंडिट्स हैं जो कि हमारा फायदा उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीने के लिए दूसरे लोगों को मार डालते हैं। आज यहाँ पर जिंदा हूँ, मुझे कल का नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस दिन हम लोग जिंदा हैं उस दिन हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, तुम्हें लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, के बाद बहुत सारे इंसान बुरे बन चुके हैं, हर जगह पर मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों को इसी तरह जिंदा रहना चाहिए। जहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बीस्ट हैं जब उनको भूख लगती है वो सिर्फ तभी शिकार करने के लिए जाते हैं, जबकि हम इंसान तो उन जानवरों से भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम इंसान वैसे भी शिकार कर लेते हैं चाहे हमें भूख लगे या ना लगे। ठीक है, ये बैंडिट्स है, इन बैंडिट्स के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन ये लड़कियों को उठाकर लाते और लोगों को यहाँ पर आकर बंदी बनाते और अपने डॉग्स को खिला देते। ये दूसरे इंसानों को सिर्फ इसीलिए टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि इनके पास पावर थी। टूली यहाँ पर एक लंबा सा भाषण देता है, वो उस लड़की से कहता है हमें इस नई दुनिया में रहने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से पहला रूल ये है कि इंसान होने के नाते हम लोग कभी भी इन बैंडिट्स की तरह बहुत ज्यादा लोली क्रीचर्स नहीं बन सकते और कभी भी इतना ज्यादा नहीं गिर सकते कि किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएं। और दूसरा रूल ये है कि हम लोग अगर किसी के साथ कोई वादा करते हैं तो उस वादे को जरूर पूरा करना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर जाकर वो अटक जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। वो उसे कहती है अब क्या हुआ, क्या तुम बताने वाले हो? उसे कहता है नंबर 3 मुझे याद नहीं आ रहा, जब मुझे याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वो लड़की भी आगे से हंसना शुरू कर देती है। फिर साथ ही वो उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। साथ ही वो उसे अपना नाम बताती है, वो उसे कहती है मेरा नाम लीरू है। इस छोटी लड़की को तो तुम जानते ही हो, मैंने तुम्हें इसका नाम बताया था, इसका नाम जाओटाओ है। हम लोग इस लड़की से मिले थे, ये पहले ही पागल हो चुकी थी क्योंकि बैंडिट्स ने हमारे मिलने से पहले इसके साथ बार बार रेप किया, बहुत ज्यादा रेप किया, जिसकी वजह से ये पागल हो गई। इसका नाम नहीं पता, इसी वजह से हम इसे जाओटाओ कहते हैं। लूली भी उसे अपना नाम बताता और कहता है मेरा नाम लूली है। फिर उसे कहती है तो सर लू या फिर आपको वारियर लू कहूँ, मुझे ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है, आगे तुम क्या करने वाले हो? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड कर सोच रहा था कि अब आगे उसे क्या करना है। साथ ही उसे अंकल ली की याद आती है। ये और अंकल ली ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबे अरसे से थे, तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। लूली और अंकल ली दोनों एक साथ थे, तो लूली और अंकल ली एक साथ बैठे होते हैं। अंकल ली उसे कहते हैं अगर ये डिजास्टर नहीं होता तो फिर बताओ कि हम दोनों किस तरह यहाँ पर रह रहे होते। तो लूली उसे कहता है अंकल शैन आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब भी इस तरह की बात करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में सोचकर। अंकल ली उसे कहते हैं मुझे भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है, तो अब मैं क्या अपनी बेटी और अपनी बीवी के बारे में सोच भी नहीं सकता? तुम्हें बताया था कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी हालत खराब होती जा रही है, तो ये तबाही नहीं होती तो इस तबाही के ना होने की वजह से मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता और जाकर उसका इलाज करवाता। लेकिन अब इस दुनिया में कोई डॉक्टर बचा ही नहीं है और किसी का इलाज करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि डॉक्टर मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से मेडिसिन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है या फिर एक्सपायर हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ मेरी एक बेटी तो है, मैं 30 साल से ज्यादा उम्र का हो चुका हूँ, मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ वो बीमार है और मैं इसका इलाज भी नहीं करवा पा रहा। मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका मेरी बेटी के पैदा होने के बाद, क्योंकि मैं उसे इस दुनिया में लेकर आया हूँ, मैं उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। आज यहाँ पर मेरे पास भी अवेकनेस वाली पावर होती। मैंने सुना है कि जिनके पास अवेकनेस वाली पावर होती है उनकी जिंदगी हम लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। पुलिस उनसे कहता अंकल मैंने आपको कहा ना कि इस तरह की बातें मत करें, पास को याद मत करें। उसे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं और ज्यादा तुमसे बात नहीं करता, मैं पास मेमोरीज की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर अंकल ली उसे कहते हैं जाओलू अगर मैं कभी तुम्हारी आंखों के सामने मर जाता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ मर जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, तो वो यहाँ पर उसे कोई कहते हैं कि मेरा ये काम कर देना। सीन यहीं से प्रेजेंट में आ जाता है। लूली लीरो से कहता है मैं वो बंदा तो याद होगा, वो बूढ़ा आदमी जो कि वहाँ पर रूम में हमारे साथ था और वो पहले बाहर निकला था, जिसका सर उन बैंडिट्स ने काट दिया था। वो मेरा एक दोस्त था, हम दोनों यहीं पर एपोकलिप्स के दौरान ही मिले थे। हम लोग एक गैदरिंग टीम के साथ थे जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। हम लोग उन लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे या फिर कुछ सामान ढूंढने के लिए आए थे। रिसेंटली यहाँ पर मूव हुए थे, तो उसके बाद बैंडिट्स ने हमें पकड़ लिया और रूम में जाकर बंद कर दिया। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि हम लोग कौन सी जगह पर हैं और हमारा गैदरिंग पॉइंट कहाँ पर चला गया, यानी कि वो सभी लोग जो हमारी टीम में बाकी के लोग थे वो कहाँ पर होंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मेरा अगला प्लान यही है कि मैं उन सभी लोगों को वापस जाकर ढूंढूंगा ताकि मैं उनके साथ वापस जुड़ सकूं। तो यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला बीच में आता है और हमें बताता है कि गैदरिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। सुनाने वाला कहता है वेस्टलैंड में, यानी कि तबाही के बाद जब ये सारी दुनिया एक वेस्टलैंड बन चुकी है, तो यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो जिंदा रहने के लिए आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग गैदरिंग पॉइंट्स पर इकट्ठा होते हैं, वो कभी भी एक जगह के ऊपर नहीं रुकते, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जब रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो वो एक ट्राइब की तरह, जिस तरह बंजारों का कबीला होता है, वो आगे चले जाते हैं। लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खूंखार मॉन्स्टर्स भी हैं जिनसे उनका सामना होता है, उन सभी को भी मारना पड़ता है। जबकि इन गैदरिंग पॉइंट्स में एक स्क्वाड टीम होती है जो कि स्पेशली कलेक्टर्स के नाम से जानी जाती है। वो कलेक्टर स्काउट एरिया को भी स्काउट करते हैं और साथ में चीजें भी इकट्ठी करते हैं। तो ना सिर्फ कलेक्टर्स बल्कि पायनियर्स भी कहा जाता है। तो लीरो हमारे इस लूली की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है, मुझे ये बताओ ये गैदरिंग एरिया क्या होता है, गैदरिंग पॉइंट्स कहाँ पर है, मुझे भी बताओ, क्या वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर खाने के लिए खाना भी है, क्या तुम लोग अपनी इन गैदरिंग एरिया में बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हो, जैसे कि अगर मैं वहाँ पर जाना चाहूँ, मैं और जाओ तो क्या तुम लोग हमें भी एक्सेप्ट करोगे और हमें खाना दोगे, तुम लोग हमसे कोई भी काम करवा सकते हो, हम लोग सभी काम करेंगे, बस हमें गैदरिंग पॉइंट्स में ज्वाइन करवा दो। लूली से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले चलूंगा। जिस गैदरिंग एरिया से मैं आया हूँ वहाँ पर 200 से भी ज्यादा लोग थे और उनके पास कुछ कारें भी थी, खाने का तो वहाँ पर काफी सारा सामान है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो तुम दोनों को वहाँ पर रहने की इजाजत दे देंगे। हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जबकि हमारा लूली बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, शायद पहली बार उसने किसी लड़की को गले से लगाया है। हीरो रोना शुरू कर देती है और कहती है, तो बहुत ही अच्छा हो गया, लगता है कि अब हम दोनों बच जाएंगे। वो भागती हुई जाओ के पास जाती है और उसे कहती है, जाओ अब हम दोनों जिंदा रहेंगी, हम दोनों एक गैदरिंग पॉइंट पर जा रही है जहाँ पर हमें रोजाना खाना खाने को मिलेगा, हम लोग वहाँ पर जाकर तुम्हारे बेबी का भी ख्याल रख सकते हैं। लूली अभी यहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त उसे महसूस होता है कि कोई ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट यहाँ पर आ रहा है। लीरू से कहती है, वारियर लू, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों रहे हो। वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट आ रहा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये तीनों यहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। लीरू से कहती है, ये ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट क्या होते हैं, हमने कभी इनके बारे में क्यों नहीं सुना। पुलिस से कहता है, क्या वाकई में तुमने ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट के बारे में नहीं सुना, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दुनिया की तबाही के बाद यहाँ पर आधी ह्यूमैनिटी मर चुकी है, बहुत सारे इंसान मर गए, जबकि उनमें से बहुत सारे इंसान ऐसे थे जो कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए। जितने भी एनिमल्स थे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बन गए और वो मॉन्स्टर्स बनने के बाद पहले से ज्यादा खूंखार हो गए हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खूनखार हैं और उनके लिए सिर्फ इंसान ही खाने के तौर पर है, वो इंसानों का खून पीना चाहते हैं। इंसान का फ्रेश ब्लड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से उन्हें ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट कहा जाता है। वो जहाँ पर भी इंसानों को देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इसी वजह से उन्हें ब्लड ड्रिंकिंग मॉन्स्टर्स या बीस्ट कहा जाता है। ऐसा कि उस बॉस के पास हमने 3 हाइनास को देखा था, उसके पास जो डॉग्स थे वो भी म्यूटेंट बीस्ट थे, वो सारे के सारे ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट थे। क्या तुमने देखा नहीं वो किस तरह हमारे पर अटैक कर रहे थे, वो हमें मारकर हमारा खून पीना चाहते थे। जैसे कलेक्टर्स के लिए इस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना ये तो रोजाना की बात है। लीरू से कहती है, लेकिन मैं तो बैंडिट्स के पास बंद थी, इसी वजह से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। लीरू से कहती है, लेकिन अब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, तुमने तो कहा कि जहाँ पर ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट है। लूली से कहता है, मैंने एक छुपने के लिए जगह ढूंढी है, हम लोग छुपने के लिए जा रहे हैं, चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, हम लोग वहाँ पर जाकर छुपते हैं। सामने कुछ मलबा पड़ा होता है, कोई बिल्डिंग गिरी होती है तो उसका मलबा वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। लूली उनके लिए जाकर एक बड़ा सा पत्थर हटाता है और उनसे कहता है, चलो जल्दी से इसके नीचे घुस जाओ, हम लोग यहाँ पर छुपने वाले हैं। ये तीनों जल्दी से उस मलबे के नीचे छुप जाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही होते हैं जो कि किसी इमारत के गिरे होते हैं। वो लोग ऊपर से अपने ऊपर एक पत्थर से अपने आप को कवर कर लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो लीना लूली से कहती है, क्या यहाँ पर छुपने से हमें कोई फायदा होने वाला है। लूली उसे कहता है, हाँ मुझे फायदा होता है, हमेशा फायदा होता है। कभी कभी मैं कलेक्शन के लिए बाहर निकलता हूँ तो इस तरह के बीस्ट के साथ मेरा सामना होता है, जब मुझे लगता है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता तब मैं छुप जाता हूँ। इसी तरह की सिचुएशन में बार से मैं बाहर निकल पाया हूँ। हमारा सामना ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट के साथ होता है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमें छुपना होता है या फिर हमें भागना होता है। जब ये मॉन्स्टर्स वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडीज को खा लेते हैं तो उसके बाद उनका पेट भर जाता है और वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग निकल कर आगे बढ़ सकते हैं। एक बार हमारे लूली को अपने अंकल ली की बात याद आती है, वो दोनों एक रात बैठे होते हैं। लूली अपने अंकल ली से कहता है, अंकल ली मुझे ये बताओ कि अगर मुझे छुपने के लिए कोई जगह ना मिले तो फिर मैं क्या करूंगा, और हमारे पीछे काफी सारे ब्लड ड्रिंकिंग मॉन्स्टर्स लगे हों। अंकल ली से कहते हैं, तुमने कहानी तो सुनी होगी, वो दोस्त जंगल में गए और उनके पीछे एक बियर लग गया। मुझे ये बताओ कि अगर 2 दोस्त जंगल में जाए उनके पीछे एक बड़ा सा रीछ लग जाए तो वो दोनों को क्या करना चाहिए। यहाँ पर तुम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी सांस बंद करके वहाँ पर लेट जाओ क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। सादा सादा ऑप्शन ये है कि तुम्हें भागना होगा। तुम्हारा जवाब तो कोई भी दे सकता है लेकिन ये वाला जवाब नहीं है, ये जवाब इनकम्प्लीट है। तुम्हें भागना है लेकिन तुम्हें उस रीछ से ज्यादा तेज नहीं भागना बल्कि तुम्हें अपने दूसरे वाले दोस्त से ज्यादा तेज भागना है कि वो रीछ तुम्हारे दोस्त को पकड़कर खाने में मसरूफ हो जाए और तुम वहाँ से भाग जाओ। इस तरह तुम अपने दोस्त को सैक्रिफाइस करके अपनी जान बचा सकते हो। लूली अंकल ली से कहता है, अगर हम दोनों वहाँ पर होंगे तो फिर आपका क्या होगा। अंकल ली से कहते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो ज्यादा तेज भाग नहीं पाऊंगा, मैं खुद ही तुम्हें मौका दे दूंगा वहाँ से भागने का। लूली लीरो से कहता है, हम सभी कलेक्टर्स एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमेशा 2 के ग्रुप्स में जाते हैं या फिर ज्यादा लोगों के ग्रुप होता है। इस तरह की सिचुएशन कभी आती है कि हम लोग छुप नहीं सकते और हमारे सामने कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो हम लोग अपने में से एक को सैक्रिफाइस कर देते हैं और बाकी के सभी लोग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी के सभी लोगों के मरने से तो किसी एक को सैक्रिफाइस कर देना ज्यादा बेहतर रहता है। वहीं पर अंकल ली ने लूली से ये भी कहा था कि उसकी फैमिली का ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी फैमिली को ढूंढना, मेरी बेटी और मेरी बीवी का ध्यान रखना। लूली अपने साथ लीरू और साथ में जाओटाओ की तरफ देखता और कहता है, अंकल ली ने मुझे ये बात सिखाई थी कि अगर हम मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं हमारे पास झुकने की जगह नहीं होती तो अपने ऊपर जो बोझ होता है उसको उतार दो, जो भी तुम में से ज्यादा कमजोर हो उसको सैक्रिफाइस कर दो। तो मेरे पास इस वक्त ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है। ये लोग अभी यहीं पर छुपे उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उन्हें वहाँ से आवाज आना स्टार्ट होती है कि वो ब्लड ड्रिंकिंग मॉन्स्टर उनके काफी करीब पहुंच जाता है। लूली उन दोनों से कहता है, खामोश हो जाओ, जरा भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, वो मॉन्स्टर हमारे काफी करीब है। इस वक्त उसे सामने एक बिल्डिंग के टूटने की आवाज आती है क्योंकि उनके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और
वो हॉइंक हॉइंक कर रहा होता है, यानी कि वो एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर होता है जो कि अब म्यूटेंट होने के बाद साइज में काफी बड़ा हो गया है। हीरो जैसे उस मॉन्स्टर की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि इसका साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़ा पिग मॉन्स्टर है और इसका साइज तो एक बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा है। पिग मॉन्स्टर भी सूंघते हुए हॉइंक हॉइंक करते हुए सिर्फ इन्हीं की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है कि उससे सामने से इंसानों के ब्लड की खुशबू आ रही होती है। लूली उन दोनों को फिर से इशारा करते हुए कहता है, तुम दोनों जरा भी आवाज मत निकालना, बिल्कुल खामोश रहो, हो सके तो अपनी सांस भी रोक लो ताकि उसे कुछ भी महसूस ना हो कि हम लोग जहाँ पर छुपे हुए हैं। लूली कहता है, उस बड़े से पिग मॉन्स्टर की साउंड तो बहुत ज्यादा करीब आती जा रही है, लगता है कि वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है। पिग मॉन्स्टर काफी ज्यादा गंदा भी है, इसके नाक से पानी बह रहा है, वो भी गंदे से वाला। वो वहाँ पर आता है, सूंघना स्टार्ट करता है, वो पत्थरों के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पत्थरों के पीछे फ्रेश मीट है। सिर्फ ये मॉन्स्टर इतना ही गंदा नहीं है कि इसके नाक से पानी बह रहा है, बल्कि इसकी गर्दन के नीचे लेकर नीचे वाली साइड के ऊपर पता नहीं अंडे हैं और इनके अंदर कोई बहुत ही बुरे से गंदे से कीड़े भी हैं जो कि विगल विगल कर रहे होते हैं। लूली जैसे उन कीड़ों की तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कितने गंदे से कीड़े हैं और इनका तो मुंह भी बना हुआ है। सभी को देखकर लूली बेचारे को उल्टी आने लगती है, वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है। लूली कहता है, मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे सिस्टम ने बताया था कि आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। लकी होने का मतलब यह है कि आज मैं नहीं मार सकता, ये मॉन्स्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो ये मुझे नहीं मार पाएगा। लूली कहता है, अगर मैं अपने सिस्टम से अपनी किस्मत को देख सकता हूँ तो क्या मैं बाकियों की किस्मत को भी देख सकता हूँ, तो क्यों ना इन दोनों की किस्मत के बारे में भी देखा जाए। लूली कहता है, चलो ठीक है, फिर इन दोनों की किस्मत को भी देखते हैं। लूली उन दोनों की तरफ देखता है, सिस्टम को एक्टिवेट करके कहता है, मुझे बताओ कि इन दोनों की किस्मत कैसी है। तो जैसे वो पहले लीरू की तरफ देखता है तो लिखा जाता है वेरी अनलकी, साथ ही वो जाओटाओ की तरफ देखता है तो उसके बारे में भी लिखा जाता है वेरी अनलकी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों इतनी ज्यादा अनलकी है कि ये दोनों यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन हमारा लूली जैसे तैसे यहाँ से बच जाएगा। उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उन दोनों को स्मेल कर लेता है और वो अपनी बड़ी सी नाक के साथ वहाँ से पत्थरों को हटाता है और नीचे से वो दोनों निकल आती है और वो वहाँ से अंदर से स्मेल आ जाती है। तो दोनों लड़कियां उसके सामने बैठी होती हैं, वो उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर एक जबरदस्त चीख मारती हैं, जबकि वो मॉन्स्टर भी उनको देखकर हॉइंक हॉइंक कर रहा होता है। लूली कहता है, तो अब मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। जब मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत अच्छी है, बाकियों की किस्मत नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर के सामने हूँ तो ये मॉन्स्टर मुझे नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच जाऊंगा। मेरे साथ जो बाकी के लोग हैं जिनके लिए लिखा गया है कि वो अनलकी हैं, वो जहाँ पर जरूर मरेंगे। जाओटाओ और लीरू अब वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती, वो दोनों वहीं पर बैठी रोना शुरू कर देती हैं, जबकि वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उन दोनों को खाने के लिए उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अपना बड़ा सा मुंह खोला होता है ताकि वो उन दोनों को एक ही बाइट में निगल सके। यहाँ पर हमारे लूली को फिर से अपने अंकल ली की बात याद आती है। अंकल ली उसे कहते हैं, तो जंगल में कहीं तुम्हारा सामना किसी बड़े से रीछ के साथ हो जाता है तो दोनों दोस्तों को क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने दोस्त से ज्यादा तेज भागना है ताकि तुम उसका सैक्रिफाइस देकर अपनी जान बचा सको। वैसे भी तो तुम दोनों में से एक ही वहाँ पर जिंदा बचेगा, तो तुम दोनों ही वहाँ पर मारे जाओगे। लूली देख रहा होता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन दोनों को खाने वाला है। लूली कहता है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने ग्रैंडपा ली की बात मान लूँ? ग्रैंडपा नहीं, अंकल ली, क्या मैं अपने अंकल ली की बात मान लूँ और यहाँ पर इन दोनों का सैक्रिफाइस देकर खुद यहाँ से भाग जाऊँ? मैं आसानी से यहाँ से बच सकता हूँ। वक्त वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर अपना मुंह बंद कर लेता है, यानी कि वो वहाँ पर एक बाइट भरता है और उसने उन दोनों को खा लिया। नहीं, उसने उन दोनों को नहीं खाया, क्योंकि हमारा लूली हीरो बनकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और दोनों को लेकर जंप करते हुए आगे चला जाता है। उन दोनों को वो बचा लेता है। लूली उन दोनों को बचाने के बाद उन दोनों से कहता है, यहाँ से भागो, जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज भागो। फिर वो जाओटाओ का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सामने की तरफ भागना शुरू करती है, जबकि वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे जाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा अनलकी हैं। और हमारा लूली भी वहीं पर होता है, वो साइड पर हो जाता है। वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर अपने मुंह को हिलाता है तो काफी सारे पत्थर उड़ते हैं। लूली अपने हाथों के साथ उन पत्थरों को ब्लॉक करता है और कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। लूली कहता है, मैं यहाँ पर किसी की भी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस यहाँ पर ये बात टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मैं किसी की बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल सकता हूँ। कि मेरे सिस्टम ने कह दिया कि उनकी किस्मत बुरी है, यानी कि वो मरने वाली है, तो क्या मैं इस किस्मत को चेंज करके उन दोनों की जान बचा लूंगा। लूली जो कि साइड के ऊपर उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, वो बिग मॉन्स्टर लूली के ऊपर अटैक करने की बजाय फिर से उन दोनों लड़कियों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो वहाँ से मुड़ जाता है। वो दोनों लड़कियां, उनकी किस्मत तो वाकई में खराब है। हीरो जो कि जाओटाओ के साथ आगे की तरफ भागती हुई जा रही होती है, वहीं पर एक बिल्डिंग का मलबा पड़ा होता है जिसके अंदर से एक सरिया बाहर निकला होता है। वो उसके पाँव पर लगता है जिससे उसका पाँव जख्मी हो जाता है और लीरू वहीं पर गिर जाती है। जाओटाओ क्योंकि पहले से प्रेग्नेंट है, वो ज्यादा तेजी से तो भाग नहीं सकती, वो दोनों ही वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसी वक्त पिग मॉन्स्टर फिर से उनके करीब पहुंच जाता है, पीछे की तरफ देखती है और वो बड़ा सा मुंह खुला हुआ देखती है जो कि मॉन्स्टर का होता है। उसे लगता है कि अब ये उनको खा जाएगा। उसी वक्त हमारा ली अपनी पावर्स को यूज करते हुए, स्पेशल स्किल को यूज करते हुए एक पत्थर के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करता है और उस बड़े से मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। उसकी पावर का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ गिर जाता है। लीरू और जाओटाओ को फिर से यहाँ पर काफी सारा टाइम मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर बैठी होती हैं। ली उन दोनों से कहता है, चलो जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। और फिर साथ ही वो अपने हाथ को गन की तरह यूज कर रहा है, जैसा कि उसने पहली एपिसोड में किया था। अब उसने बॉस को इसी तरह शूट किया था अपनी ब्लड पावर के साथ। ली कहता है, ये तो काम कर रहा है, मेरे पास ब्लड की पावर है। अपनी ब्लड की को अगर मैं यहाँ से उठाकर किसी पत्थर के अंदर इम्ब्यूट करता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ उस पत्थर के अंदर चली जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बड़ा सा बिग मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अब हमारे लूली की तरफ देख रहा होता है। लूली फिर से वहाँ से एक पत्थर को उठाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ आ जा। और वो उस पत्थर को उसके सर में मारता है और बड़ी स्पीड के साथ भागना स्टार्ट करता है। क्योंकि बिग मॉन्स्टर का
साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से हमारा लूली उसके पाँव के नीचे से जा रहा होता है, वो उसके नीचे वाली साइड से भागता हुआ उसके पीछे चला जाता है। नीरू और ज़ाओटाओ वहाँ से काफी ज्यादा दूर आ जाती है। वो काफी दूर होती है, फिर भी उन्हें पीछे से एक बड़ा सा धमाका दिखाई देता है। उन्होंने ज़ाओटाओ को अपने कंधे पर उठाया होता है, वो उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है। जब उसे पीछे से धमाके की आवाज आती है, वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है कि लूली नहीं रहा, उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया हम दोनों की जान बचाने के लिए। जबकि उसने अपनी जान को दांव पर लगाया है, तो हम लोगों को भी अपनी जान बचानी होगी, क्योंकि उसने हम दोनों के लिए सब कुछ किया है। यहाँ पर इस तरह इतनी आसानी से मार नहीं सकती। ऐसी वो थोड़ा सा और आगे की तरफ चलती है तो फिर से उसके पाँव के ऊपर दर्द होता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि सरिया लगने की वजह से उसके पाँव में काफी गहरा जख्म होता है। ये दोनों भी यहीं पर गिरी होती है कि उसी वक्त सामने से उनके ऊपर लाइट पड़ती है। सामने से कोई बाइक के ऊपर आ रहा होता है। नीरू कहती है अब ये कैसी आवाज है, लगता है कि सामने से कोई बाइक पर आ रहा है। तो सामने एक लड़की होती है जो कि बाइक के ऊपर बड़ी स्पीड से इनकी तरफ आ रही होती है। नीरू कहती है मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती, मुझे और भी ज्यादा तेजी से भागना होगा, मुझे सामने की तरफ जाना होगा। वो लड़की जो कि सामने की तरफ से बाइक पर आ रही होती है, वो उन दोनों के सामने आकर एक हीरो की तरह बाइक को जंप लगाती है और उनके ऊपर से दूसरी तरफ पीछे वाली साइड पर जाकर जबरदस्त ब्रेक लगाती है। उनके सामने बड़ी स्टाइल के साथ खड़ी हो जाती है। फिर साथ ही अपनी बाइक की लाइट को उन दोनों के ऊपर मारती है और उन दोनों के चेहरों को देखती है कि ये दोनों कौन है, कहीं ये मॉन्स्टर्स तो नहीं है। ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा डैशिंग और दासू लग रही है। हो सकता है कि यही हमारी कहानी की हीरोइन हो। कि दूसरी तरफ हमारा ज़ाओली अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। हमारे ज़ाओली ने काफी सारे पत्थर उठाकर अपनी ब्लड की पावर को एनहांस करने के बाद उसके ऊपर मारे होते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इतनी खराब नहीं होती कि वो आसानी से मर जाए। उसी वक्त उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो सारी एनर्जी निकलने के बाद हमारे ज़ाओली की बॉडी के अंदर जा रही होती है। ज़ाओली काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब ये क्या चीज है, को इस बारे में नहीं पता होता। यहीं पर हमारे लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि जो भी इंसान अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल देता है तो उसे इनाम मिलेगा, तो उसका रिवार्ड स्मॉल लॉक होता है। उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें स्मॉल लॉक मिला है, यानी कि उन दोनों लड़कियों की जान बच जाएगी। लूली कहता है थोड़ी देर पहले जो विंडो ओपन हुई थी उसमें कहा गया था कि नीरू और ज़ाओटाओ उन दोनों के लिए उनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, वो अनलकी है, लेकिन अब लगता है कि वो दोनों आएंगे क्योंकि उनके लिए जो विंडो ओपन हो रही है वो स्मॉल लॉक की है। वहीं पर उसके पास एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास कुछ नए फंक्शंस ओपन हुए हैं, क्या तुम डिस्क्रिप्शन देखना चाहोगे? कहता है हाँ मुझे देखना है। वो उस डेस्क के ऊपर प्रेस करता है और नए फंक्शंस को चेक करता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब नए फंक्शंस कौन से हैं। तो यहाँ पर इसे इस लॉक वाले सिस्टम के बारे में बताया जाता है। वो सिस्टम उसे अपने बारे में बताता है कि ये सिस्टम कहाँ से आया है। बताया जाता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स पास्ट लाइफ में इसे आसमान की तरफ देखकर किस्मत को इसके साथ जोड़ा करते थे, आसमान पे तारों को देखकर किस्मत का हाल बता सकते थे। उसके बाद इसे एक स्किल के तौर पर यूज किया जाने लगा। इसको इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी यूज किया जाता है। हम लोग इस सिस्टम को बागवा सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की मदद से कोई भी इंसान गॉड के साथ जुड़ सकता है। रिवर्स गॉड के दिमाग के साथ वो जुड़ जाता है, जिससे वो किस्मत को देख सकता है। इसके पास भी ये सिस्टम होगा, वो अपनी किस्मत को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि उसे पहले से पता चल जाएगा कि आज वो लकी है या फिर अनलकी है। इसी सिस्टम को यूज करते हुए अपनी किस्मत को कैलकुलेट कर सकता है। वो मिस फॉर्चून और फॉर्चून को कैलकुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि वो बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। बागवा सिस्टम तुम्हारे ऊपर यूज किया जा सकता है या फिर दूसरों के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। तुम उनकी किस्मत को भी देख सकते हो। ये बात भी सच है कि तुम किसी की भी किस्मत को बदल सकते हो। अगर कोई लकी है तो तुम मेहनत करके उसकी लक को अनलकी में बदल सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा अनलकी है तो फिर तुम यहाँ पर उसको लकी में बदल सकते हो। किसी भी किस्मत सेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक फायदा होगा। अगर तुम किसी बहुत ही अनलकी पर्सन को मिलते हो जो कि मरने वाला होगा तो और तुम उसके अनलकीनेस को लकी में बदल देते हो, तो इससे तुम्हें फायदा ये होगा, तुम्हें इससे एक प्रोफेशनल स्किल मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर लकी फेड मिलती है तो इससे तुम्हें इतनी पावर मिलेगी कि तुम अपनी बॉडी को हील कर सको या फिर अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सको। अगर तुम्हें यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्किल मिलता है तो इस प्रोफेशनल स्किल की मदद से तुम्हें नई एबिलिटीज मिल सकती हैं, कुछ नई पावर्स मिल सकती हैं। फिर साथ ही उसे सिस्टम कहता है लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। अगर तुम्हारे प्रोफेशनल स्किल और तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी, तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाएंगे और बहुत सारे लोग तुमसे जलेंगे और तुम्हें मारना चाहेंगे। लूली कहता है जहाँ पर मेरे जख्म बड़ी आसानी के साथ हील हो गए, इसका मतलब यह है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की वजह से और उन दोनों की किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने की वजह से यहाँ पर मुझे लकी फेट मिली है, जिसकी वजह से मेरे जख्म हील हुए हैं। इसका मतलब यह है कि नीरू और ज़ाओटाओ दोनों बच चुकी हैं और वो किसी सेफ जगह पर पहुंच चुकी हैं। उन दोनों की किस्मत को बदल दिया है। हमारा लूली अभी तक यहीं पर अपने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ रहा होता है कि उसी वक्त वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर फिर से हिलना शुरू कर देता है। उस बड़े से पिग मॉन्स्टर के गले के नीचे जो बड़े बड़े अंडे लटक रहे थे, उन अंडों के अंदर से वो बड़े बड़े कीड़े बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कहता है ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, अब ये क्या करने वाला है। तो उसके अंडों के अंदर से वो कीड़े ग्राउंड के ऊपर गिरना स्टार्ट करते हैं और नीचे गिरते ही वो साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल स्नेक्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि वो हमारे लूली के ऊपर अटैक कर सके। ठीक उनको देखकर फिर से उल्टी आ रही होती है। वो सारे के सारे कीड़े वहाँ पर नीचे गिरने के बाद लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आते हैं। लूली कहता है अब इनका क्या करूं, बहुत ज्यादा है। उनमें से एक कीड़ा जब उसके करीब पहुंचता है तो वो अपना मुंह खोलता है जो कि फूल की तरह बन
बन जाता है और जाओची को खाने की कोशिश करता है, सॉरी लूली को खाने की कोशिश करता है। लूली उसे एक जबरदस्त किक मारता है। जैसे ही वो उसे किक मारता है तो उसे महसूस होता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो उस बड़े मॉन्स्टर के साइज के बराबर ही है, चाहे इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ऊपर से इनकी स्पीड भी उस बड़े से पिग मॉन्स्टर से ज्यादा है। तो लूली कहता है ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। वो बड़ी स्पीड के साथ भागना शुरू करता है, जबकि वो सारे के सारे कीड़े उसके पीछे लगे होते हैं। लूली सामने की तरफ भाग रहा होता है। सामने की तरफ से वो बाइक वाली लड़की भी इसी तरफ आ रही होती है। लूली कहता है अब ये लड़की कौन है। वो उसके पास से गुजर जाता है, जबकि वो लड़की भी उसके पास से आगे की तरफ गुजर जाती है। लूली जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो वहीं पर पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है अब ये लड़की कौन थी और ये सामने की तरफ क्यों जा रही है उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ। बाइक वाली लड़की जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और साथ ही अपनी अवेकनर वाली एबिलिटी को रिलीज करती है। उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारे पिंक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। वो अपनी बाइक पर ही आगे की तरफ बढ़ती है और रास्ते में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। यहाँ पर रास्ते में जाते हुए उसकी एनर्जी के साथ जितने भी कीड़े टकराते हैं वो सभी के सभी कीड़े सेंटर से दो हिस्सों में कट जाते हैं। जबकि उस बड़े से पिग मॉन्स्टर की बारी आती है तो वो लड़की बड़ी स्पीड के साथ उसके पास पहुंच जाती है और उसके पास पहुंचने के बाद वहाँ से पीछे की तरफ मोड़ कटाती है। साइड पर से होते हुए अपनी तलवार को उसके बॉडी के साथ लगाती है और आगे की तरफ गुजर जाती है और उसे सेंटर से दो हिस्सों में स्लाइस कर देती है। तो वो लड़की अपनी रिलीज होने वाली एनर्जी के साथ अपनी तलवार के साइज को बड़ा कर सकती है। वो एक लेजर बीम की तरह काम करती है। हमारा लूली भी जल्दी से भागता हुआ वापस उसके पास आ जाता है। इतनी देर में उसने उस बड़े से पिग मॉन्स्टर को मार भी दिया होता है, उसकी बॉडी के पीसेस कर दिए होते हैं। लूली आते ही उसे कहता है तुम कौन हो, तुमने इस बड़े से मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। तो वो लड़की बड़े स्टाइल के साथ वहाँ पर रुकती है और अपना चश्मा उतारती है और लूली की तरफ देखकर उसे हेलो बोलती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। एपिसोड में देखेंगे ये लड़की कौन है और आगे चल के इस लड़की के साथ और हमारे लूली का क्या रिलेशन बनने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।